आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो संविधान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समितियां। इन समितियों से लेकर हर पेपर में एक दो प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। और उन प्रश्नों में काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है, तो हम एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं इस पर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहली जो समिति आती है दोस्तों, वो होती है प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति होती है? प्राक्कलन समिति होती है दोस्तों। इस समिति से एक ना एक प्रश्न अवश्य परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, यह समिति लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर बनती है। किसके सदस्यों से? यानी ये लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर बनती है प्राक्कलन समिति। यानी इस समिति में यदि हम बात करें तो इस समिति में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी हम बात करें जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको इस समिति में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जो प्राक्कलन समिति है वो लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनी होती है, 30 सदस्यों से, और इसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। प्राक्कलन जो समिति है वो सबसे बड़ी संसदीय समिति है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो संसदीय समिति है वो कौन सी है? प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति है, ठीक है। अगर समिति के इनकी बात करें कि ये किस आधार पर इनका चुनाव होता है, ठीक है दोस्तों, और कितने वर्ष के लिए या कितने समय के लिए चुनाव होता है, तो दोस्तों इनका प्रत्येक वर्ष यानी कि 1 वर्ष के लिए चुनाव होता है। और इनका चयन किस आधार पर होता है? तो चयन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से, ठीक है। यानी 1 वर्ष के लिए इनका चुनाव होगा। किसके आधार पर चुनाव होगा? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से इसका चुनाव किया जाता है 1 वर्ष के लिए। अब दोस्तों 1 वर्ष कब से कब तक के लिए? तो उस कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितना का होता है? सिर्फ 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। और प्रत्येक वर्ष मई के महीने में इस समिति का कार्यकाल स्टार्ट होता है, यानी प्रारंभ होता है। और ये कब तक चलता है? तो ये चलता है 30 अप्रैल तक, और 30 अप्रैल को इसका कार्य समाप्त हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्राक्कलन समिति है उसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। और इस समिति के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो प्रत्येक वर्ष होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, ठीक है। 1 वर्ष के लिए, यानी प्रत्येक वर्ष इसी आधार पर इनका चुनाव किया जाना है। कार्यकाल 1 वर्ष का रहने वाला है। 1 वर्ष कब से? यानी मई में इस समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है और 30 अप्रैल को इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब प्राक्कलन समिति से संबंधित दोस्तों और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होते हैं? यानी यदि हम इसके अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा उसका मनोनीत किया जाना है, ठीक है। यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वो इन 30 सदस्य में से ही किसी भी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत कर देंगे, ठीक है। किंतु इसमें एक किंतु भी लगा हुआ है, यानी कि यदि इस 3 सदस्यों में यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को इस समिति में सम्मिलित किया गया है इन 30 सदस्यों में, तो फिर वही इस समिति का अध्यक्ष भी होगा। कौन होगा? फिर उसे ही इस समिति का अध्यक्ष मान लिया जाएगा। अगर कोई इन 3 सदस्यों में लोकसभा के उपाध्यक्ष को भी चुना गया है तो वह उपाध्यक्ष ही इस समिति का अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। ये समिति कार्य क्या करती है, यानी इस क्या काम करती है? तो इस समिति का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए। जो सरकारी खर्च होता है उसमें कमी कैसे लाई जाए, जो संगठन है संगठन में कुशलता कैसे लाई जाए, तथा जो प्रशासन में सुधार कैसे किए जाए। ये 3 मुख्य कार्य होते हैं। एक तो सरकारी खर्च में कमी कैसे लाई जाए, संगठन में कुशलता कैसे बढ़ाई जाए या कुशल किया जाए, और प्रशासन में कैसे सुधार किए जाए। इन विषय पर ये संसद को रिपोर्ट करती है, ठीक है। यानी जो प्राक्कलन समिति है वो प्रतिवेदन कहाँ देती है? लोकसभा में देती है। लेकिन इसका जो प्रतिवेदन होता है उस पर बहस नहीं होती। लोकसभा में इसके जो प्रतिवेदन देगी उन पर बहस नहीं की जाएगी, लेकिन ये जो अपना कार्य है वो वर्ष भर करती रहती है। यह समिति क्या होती है? यह समिति के जो अपना प्रतिवेदन देती है वो लोकसभा में देगी, लेकिन उस पर कोई भी समिति में बहस नहीं होगी। लोकसभा में कोई बहस नहीं होगी, लेकिन ये कार्य अपना वर्ष भर करती रहती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष लगातार रखती है वर्ष वर्ष, ठीक है। यानी अपना जो दृष्टिकोण है वो सदन के समक्ष हमेशा रखती है, लेकिन इस पर बहस नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोक लेखा समिति की, ठीक है। लोक लेखा समिति दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण समिति है। अक्सर पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कौन सी है, तो जो लोक लेखा समिति है इसे जुड़वा बहन कहा जाता है, यानी प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में इस समिति को जाना जाता है, ठीक है। इस समिति में सदस्य कितने होते हैं? तो दोस्तों इस समिति में 22 सदस्य होते हैं,
कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्य में से जो 15 सदस्य होते हैं वे लोकसभा से होते हैं और जो 7 सदस्य होते हैं वो किससे होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लघु लोकसभा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोकसभा के भी सदस्य आ जाते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य आते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लघु लोकसभा कहा जाता है। समिति के सदस्यों की यदि चयन की बात करें तो चयन क्या होता है? तो इसका चयन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रत्येक वर्ष किया जाता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से किया जाता है। ठीक है, इनका क्या किया जाता है? चयन किया जाता है, मनोनीत नहीं किए जाते हैं। किस आधार पर? प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से इनका चयन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और वर्ष वही है, मई से स्टार्ट होती है और 30 अप्रैल तक। ठीक है, अगर इस समिति के अध्यक्ष की बात करें तो इस समिति का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उसका क्या किया जाता है? मनोनय किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष इन 22 सदस्यों में से जिसे चाहे उसे इस समिति का अध्यक्ष बना सकता है। लेकिन दोस्तों, जो लोकसभा का सचिवालय होता है, लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो इस समिति के कार्यालय की भूमिका में कार्य करता है। ठीक है, यानी कि अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करेंगे, मनोनय करेंगे। और इसका कार्यकाल कौन देखेगा? तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो इसका भी कार्यालय की भूमिका निभाएगा। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, एक मीनू मसानी थे जो विरोधी दल के नेता बने। मीनू मसानी कब बने? तो ये बने थे 1967 में। पहली बार ये विरोधी दल के नेता बने और इन्हें ही इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया था। तो लोक लेखा समिति का पहली बार अध्यक्ष कौन बने? तो मीनू मसानू बने थे। ये विरोधी दल के नेता थे। तभी से क्या हुआ, एक परिपाटी शुरू हो गई। जब भी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की बात आती है तो विरोधी दल के जितने सदस्य होते हैं इसमें, उनमें से ही किसी लोग को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उसका मनोनय कर दिया जाता है। तो विरोधी दल के सदस्यों में से, ठीक है, यानी विरोधी दल के सदस्यों में से ही किसी सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर दिया जाता है। ठीक है, ये परंपरा स्टार्ट कर दी गई है। तो लोक लेखा समिति में जो अध्यक्ष होगा वो विरोधी सदस्यों में से होगा। ठीक है, जो यानी विपक्ष के नेता होंगे उनमें से होगा। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह अध्यक्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? सह सदस्य माना जाता है। ठीक है, सह सदस्य क्यों? क्योंकि इन्हें जब इसमें कोई मत पड़ते होंगे पद्धति में, मतलब इस समिति में जब भी मत डालने का अधिकार होगा तो वहाँ पे जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हें तो मत देने का अधिकार होता है, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? सह सदस्य बोला जाता है। ठीक है, अब लोक लेखा समिति के हम कार्य देख लेते हैं कि जो लोक लेखा समिति है उसके कार्य क्या होते हैं। तो यह समिति क्या करती है? जो नियंत्रक और मालेका परीक्षक है उनके द्वारा जो परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन होते हैं उनकी जांच करती है। उन प्रतिवेदनों की क्या करती है? जांच करती है। भारत सरकार के लिए जो व्यय किया गया है, सदन द्वारा प्रदान की गई जो राशियां हैं उनके विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करती है। ठीक है, यानी भारत सरकार ने कितना व्यय किया है, कितनी राशि दी गई थी, तो उन सारी चीज़ों की जो लेखाएं होती हैं, जो पत्र होते हैं, उनकी जांच करती है। ये भारत सरकार के काम को करती है। नियंत्रक लेखा परीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन दिए जाते हैं उनकी जांच करती है। संसद के द्वारा जो अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाती है सरकार को, ठीक है, उनकी भी जांच करती है कि किन परिस्थितियों में वो अतिरिक्त धन लिया गया है। ठीक है, उनकी भी जांच करती है। और जो अतिरिक्त व्यय किया गया उस अतिरिक्त व्यय की भी जांच करती है कि ये अतिरिक्त व्यय सही किया गया है या गलत किया गया है। दूसरा क्या करती है दोस्तों? राष्ट्रपति के जो वित्तीय मामले होते हैं, ये समिति क्या करती है? जो राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में, जो राष्ट्रपति रहते हैं उनके भी कुछ वित्तीय कार्य रहते हैं, तो उनके संचालन में जो अपव्यय होता है, भ्रष्टाचार होता है, अकुशलता होती है, उसमें कमी यानी किसी भी प्रमाण की खोज करती है। ठीक है, अब क्या करती है? यह समिति अपना जो प्रतिवेदन देगी वो किससे देगी? लोकसभा को देगी। ठीक है, लोकसभा क्यों देती है? कि वहाँ में जो भी जो इन्हें अनियमितताएं पाई हैं लोकसभा में वो ध्यान में लाई जाए, लोकसभा का ध्यान आकर्षित किया जाए और संसद में उन पर बहस हो। ठीक है, और उन पर प्रभावी कदम उठाए जाए। प्रतिवेदन अपना कहाँ देती है? लोकसभा में, जिससे कि जो भी अनियमितताएं होती हैं वो ध्यान में लाई जाएं और संसद में उन पर बहस हो, जिससे कि उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सकें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे सरकारी उपक्रम पर आधारित समितियों की। ठीक है,
तो जो कृष्ण मेनन समिति बनी थी, ये कृष्ण मेनन समिति, इसने संस्तुति की थी 1963 में। क्या संस्तुति की थी? कि जो सार्वजनिक समितियों पर नियंत्रण के लिए, ठीक है, लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समितियों की व्यवस्था की। ठीक है, ये कृष्ण मेनन समिति इनकी संस्तुति के आधार पर जो सार्वजनिक उपक्रमों पर, जो सार्वजनिक उपक्रम थे उन पर नियंत्रण के लिए जो लोकसभा है, उस लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की। सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की गई किसके लिए? सार्वजनिक उपक्रम थे जो, उन पर नियंत्रण के लिए। किसने की? लोकसभा ने। और कृष्ण मेनन समिति थी उसकी संस्तुति के आधार पर 1963 में। ठीक है, इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इस समिति में सदस्य होते हैं 22, जिसमें से दोस्तों जो 15 सदस्य होते हैं वो किसके होते हैं? लोकसभा के। ठीक है, जो क्षेत्र के 7 सदस्य होते हैं वो किसके होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। इन सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत पद्धति की सहायता से इनका चयन किया जाता है। दोस्तों इस समिति में जो कोई भी मंत्री है, यानी कोई भी मंत्री हो, वो इस समिति का सदस्य नहीं होता। किसी भी प्रकार का जो मंत्री होगा वो इस समिति का सदस्य नहीं होगा। ये समिति अपना कार्य कब से प्रारंभ करती है? तो प्रत्येक वर्ष में मई के महीने में ये अपना कार्य प्रारंभ करती है। 1 वर्ष के लिए इनका चयन किया जाता है। ठीक है, यानी कि 30 अप्रैल तक ये काम करती है। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष की बात करें तो इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी नामजद किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष जिसे चाहेंगे उसे इन सदस्यों में से समिति का अध्यक्ष बना सकते हैं। अब इस समिति के कार्य देख लेते हैं। तो इस समिति के कार्य क्या होते हैं? जितने भी जो सरकारी उपक्रम होते हैं, ठीक है, उनके जो प्रतिवेदन और जो लेखाएं होती हैं उनकी जांच करती है। ठीक है, और इस कंपनी पर, यानी कि जो सरकारी उपक्रम हैं इन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, उनके जो प्रतिवेदन होते हैं उनकी भी जांच करती है ये कमिटियाँ। ठीक है, या फिर उन विषयों की जांच करती हैं जो सदन या अध्यक्ष के द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, या सदन या अध्यक्ष के द्वारा जिन विषयों को निर्दिष्ट किया गया है ये उनकी भी जांच करती हैं। ठीक है, तो हमें मालूम पड़ गया कि सरकारी उपक्रम समितियां क्या होती हैं, किस समिति के आधार पर, और इन्हें कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कैसे बनता है और इनके सदस्य किस आधार पर चयनित होते हैं। ठीक है, और इनके कार्य की जाँच कर ली हमने कि कार्य क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, अब कुछ अन्य समितियों की बात कर लेते हैं, जैसे कार्य मंत्रणा समिति है। तो जो कार्य मंत्रणा समिति है वो लोकसभा की समिति में, कार्य मंत्रणा जो समिति हैं वो अलग अलग सदन की अलग अलग होती है। जैसे जो लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति होती है, किसकी? लोकसभा की जो कार्य मंत्रणा समिति होती है उसमें अध्यक्ष के सहित कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष के सहित। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है जो लोकसभा का पदेन सदस्य होता है, यानी लोकसभा में जो अध्यक्ष का पद है, तो जो भी व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर होगा वही इस समिति का अध्यक्ष होगा। ठीक है, ऐसे ही जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा में जो कार्य मंत्रणा समिति है, ठीक है, उसके द्वारा जो राज्यसभा की जो कार्य मंत्रणा समिति है, इस समिति में भी यही होता है कि जो सभापति होते हैं, यानी वो भी इस समिति के पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा की अब दोस्तों राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बात करते हैं। ठीक है, तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इस सभा का जो सभापति होगा वो क्या होगा? जो पदेन सभापति होगा वही इस समिति का भी सभापति होता है। ठीक है, सदस्य कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। किसमें? कार्य मंत्रणा समिति में। तो लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही इस समिति का भी अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, गैर सरकारी सदस्यों के जो विधेयक और संकल्प संबंधी समितियां होती हैं उनकी देख लेते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो जो गैर सरकारी सदस्य किसे बोलते हैं? गैर सरकारी सदस्य उन्हें बोलते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं, जो किसी भी % लाभ का पद नहीं होता है इनके पास, जो बिना मंत्री के विधायक सांसद होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संविधान के जो सदस्य होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, उन्हें गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं। ठीक है, तो हम उनके विधेयकों की और उनके जो संकल्प संबंधी जो समितियां होती हैं उनकी बात करेंगे। तो इनका गठन कौन करता है? तो इसका गठन होता है लोकसभा में। कहाँ पर होता है इसका गठन? लोकसभा में होता है।
इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इस समिति में होते हैं 15 सदस्य, ठीक है। और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो इस समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो समिति का अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष। सदस्य कितने होंगे, 15। और गठन कहाँ होगा, लोकसभा में। कौन सी समिति का, तो जो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और उनकी संकल्प संबंधी जो समिति होगी उनका गठन कहाँ होगा, लोकसभा में। सदस्य कितने होंगे उस समिति में, 15। और उसका अध्यक्ष कौन होगा, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा वही उस समिति का अध्यक्ष होगा, ठीक है। अब कुछ नियम समिति के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होती हैं, कुछ नियम समितियां होती हैं दोस्तों, नियम समितियां, ठीक है। तो नियम समितियां देख लेते हैं कि कौन कौन सी नियम समितियां हैं, ठीक है। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष के सहित 15 सदस्य होते हैं, यानी उन 15 जो सदस्य होंगे उनमें लोकसभा का अध्यक्ष भी शामिल होगा, ठीक है। किसमें, जो लोकसभा की नियम समिति होगी उसमें, जो लोकसभा की नियम समिति होगी उसमें लोकसभा के अध्यक्ष के सहित कितने सदस्य होंगे, 15 सदस्य होंगे, ठीक है। जबकि जो राज्यसभा की नियम समिति होगी इस समिति में सभापति होगा, उपसभापति होगा और इन दोनों के सहित सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी, ठीक है। 15 सदस्य होते हैं लोकसभा में क्योंकि उसमें खाली लोकसभा का अध्यक्ष शामिल होता है। एक सदस्य जो राज्यसभा है उसमें उपसभापति बढ़ जाता है तो सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 16 हो जाती है, ठीक है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो पद पर होगा वही उस समिति का अध्यक्ष होगा, ठीक है। यानी ये लोकसभा का जो भी अध्यक्ष होगा वो अपने यहाँ की जो नियम समिति होगी उसका अध्यक्ष होगा और राज्यसभा का जो सभापति होगा वो अपने यहाँ जो समिति होगी उसका क्या होगा, पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। तो नियम समितियाँ आप में पता चली गई। लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही उस समिति का अध्यक्ष होगा। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति दोनों ही सदस्य होते हैं उस समिति के, तो सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 16 हो जाएगी और दोनों ही अपने अपने यहाँ समितियों के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। अब अनुसूचित जातियां यानी एससी और एसटियों की कल्याण संबंधी कुछ समितियां होती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन सी समितियां होती हैं, अनुसूचित जाति यानी हम कह सकते हैं एससी, और जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं एसटी, उनके कल्याण के लिए, किसके लिए दोस्तों, उनके जो कल्याण संबंधी समितियां होती हैं उन समितियों के बारे में देखते हैं कि वो समितियां क्या होती हैं, ठीक है। यानी इसमें 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं। जो एससी और एसटी जनजातियां हैं उनकी कल्याण संबंधी जो समिति बनती हैं उस समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। इन 30 सदस्यों में से जो 20 सदस्य होते हैं वो किसके होते हैं, लोकसभा के, और जो 10 सदस्य होते हैं वो कहाँ के होते हैं, राज्यसभा के, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया। एससी एसटी के कल्याण के लिए जो समितियां बनती हैं उस समिति में कितने सदस्य होंगे, 30 सदस्य होंगे, 20 लोकसभा के होंगे और 10 किसके होंगे, राज्यसभा के होंगे। अब दोस्तों जो ग्रंथ होते हैं तो ग्रंथालय से संबंधित भी कुछ समितियां बनती हैं। किससे संबंधित, ग्रंथालय से संबंधित समितियां बनती हैं। तो ग्रंथालय से संबंधित समितियों को देख लेते हैं। इसमें 9 सदस्य होते हैं। जो ग्रंथालय समिति होती है उसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं, 9 होते हैं। यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, किसके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अपने यहाँ के यानी लोकसभा से 6 सांसदों को मनोनीत किया जाता है, यानी 6 सदस्यों को। इन 9 सदस्यों में से लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा 6 लोकसभा सदस्यों को नामित किया जाता है, ठीक है। और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनके द्वारा अपने यहाँ से 3 सदस्यों को शामिल किया जाता है, यानी मनोनीत किया जाता है। तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 9। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार गठित हो गई तो 5 साल चलेगी, प्रत्येक वर्ष इस समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। तो ग्रंथालय समिति आपको समझ में आ गई दोस्तों। ग्रंथालय समिति में कितने सदस्य होते हैं, 9, 6 लोकसभा से होते हैं और 3 सदस्य किससे होते हैं, राज्यसभा से। राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सभापति नामित करते हैं और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हें लोकसभा अध्यक्ष नामित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समितियों से संबंधित इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। तब तक के लिए नमस्कार।